हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को एक विशेष दिवस के रूप में जाना जाता है। आज भारत के एक महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है। इनकी जयंती पर आज हम लोग उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, उनके जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और अंबेडकर जी के हमारे संविधान से लेकर हमारे देश के विभिन्न कार्यों में क्या योगदान था, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या भीमराव अम्बेडकर जी एक वास्तविक महापुरुष थे जिन्होंने हमारे देश के संविधान ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में अपना अमूलचूल योगदान दिया। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत जो भी होगा मेरे तरफ से प्रयास किया गया है कि आपके लिए एक उनकी जयंती पर एक विशेष प्रकार की जानकारियाँ दूं और उनके बारे में आप लोग जानें कि महात्मा गांधी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही भीमराव अम्बेडकर भी एक महान पुरुष थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जी हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे और संघर्ष करोगे तो ज़रूर अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाओगे और एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिससे सभी लोग आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रहेंगे और हमारा देश भी विकास करेगा। चलिए अब उनके जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन उनका कैसा था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को उस समय भारत अंग्रेज़ों के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसी दौरान उनका जन्म होता है और उनका जन्म इंदौर एक जो शहर है उसके पास महू एक नगर है, सैन्य छावनी है, वहाँ पर हुआ था। और उनके जो पिताजी थे वो रामजी मालोजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था और उनकी माता जी का नाम था भीमाबाई। वो दरअसल उनका जो परिवार था वो कबीरपंथी था और वो मूल रूप से एक मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। वर्तमान समय में वो जो समय है आज महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में अम्बेडकर गांव के निवासी थे। जो अम्बेडकर नाम पड़ा, वो अम्बडवे गांव के निवासी थे। और उसमें एक सबसे बड़ी खास बात थी, जो हिंदू महार जाति होती है उससे संबंध रखते, जो हिंदू धर्म में महार जाति होती है उससे संबंध रखते थे। और उस संबंध के पीछे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस जाति को अछूत माना जाता था। इसके कारण उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे। उनके पिताजी मालोजी सकपाल वो भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे और उसके साथ साथ यहाँ सूबेदार के पद पर पहुँच भी गए थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा ली। औपचारिक शिक्षा लेने के बाद 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था। उसके बाद आगे भी उन्होंने शिक्षा ली और 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कला स्नातक मतलब बीए की डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ
काम करने लगे। जो बड़ौदा की सरकार थी, वहाँ के राजा थे, उनके साथ कार्य करने लगे। इन्होंने जो शिक्षा ली उस पर हम लोग थोड़ा समझेंगे कि शैक्षिक संबद्धता क्या शिक्षा ली। मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी, एमए, एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी और ग्रेजुएशन इन बैरिस्टर एट लॉ। मतलब जो भी चीज़ें थीं इन्होंने उसको अपने एक उच्च ही स्तर पर शिक्षा ली, क्योंकि उस समय हमारे देश में शिक्षित लोग बहुत कम हुआ करते थे और उन शिक्षित लोगों में इनके लिए और बड़ी बड़ी समस्या थी कि ये अछूत थे। तो भारत जैसे देश में इनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। विदेश जा कर के इन्होंने शिक्षा ली और वहाँ पर एक उच्च शिक्षा ली जो कि लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स आज भी बहुत फेमस है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए, पीएचडी और एलएलडी की। इसके बाद ग्रेजुएशन किया और उसमें लॉ के लिए ग्रेजुएशन किया। आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद पढ़ने की जो समय था इनका, उसके बाद वहीं से अमेरिका भी चले जाते हैं 1913 में। 1913 में 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका जो जाते हैं, गायकवाड़ जो वंश के राजा थे, सायाजीराव गायकवाड़ तृतीय, इनके द्वारा एक स्कॉलर योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, जहाँ से वो पीजी करते हैं और इसके 3 साल बाद उनकी छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। बाद में वो लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल फतेना के साथ बस जाते हैं। देखिए क्या है कि महान लोग होते हैं, उनके लिए सिर्फ देश ही नहीं, वो देश के किसी भी कोने या दुनिया में कहीं भी जाएंगे वो अपनी प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट जो भी हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान है, उन्होंने इन सब पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद विभिन्न प्रकार के जैसे कि संगठन होते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, उनसे भी वो प्रभावित थे। उनमें से एक व्यक्ति थे जॉन डेवी, जो माने हुए फिलोसफर हैं। वो अपने विचार लोकतंत्र पर लेकर के उनके विचार थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी को अम्बेडकर जी ने आगे इस विचारों को बढ़ाया और आज आप जानते ही हैं कि उन्होंने लोकतंत्र, जो भारत में आज वर्तमान का लोकतंत्र है, उसको कितने आगे तक ले जाने में अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि संविधान में उन्होंने जो डाला, संविधान में जिस चीज़ों का समावेशन किया, वो वास्तविक प्रशंसनीय है, जिसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है। लंदन जाने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन इन बैरिस्टर कोर्स किया और उसके बाद हमने बताया इकोनॉमिक्स से किया। आगे जाके एक समस्या आती है, वो अस्थायी तौर पर बीच में छोड़ करके भारत चले आते हैं, क्योंकि अब उनको बड़ौदा की सरकार द्वारा जो उनको बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति थी वो बंद हो जाती है। बंद हो जाने के बाद वो फिर से भारत आ जाते हैं और भारत में ही रह करके यहाँ कुछ कार्य करने लग जाते हैं। फिर इंग्लैंड जाते हैं कुछ समय बाद। इंग्लैंड जाने के बाद फिर किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करते हैं। इनके पास थोड़ा शिक्षा को लेकर के जो इनका जुनून था वो इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और ये ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहते थे, जानना चाहते थे। इन्हीं की इस ललक के पीछे कारण भी था कि इनके लिए लोग देखते थे इनकी ललक, तो इनको सहयोग देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। ब्रिटेन में जाकर के इन्होंने कई क्षेत्रों में अपने शोध पत्र और विभिन्न प्रकार की थीसिस दी। जैसे थीसिस का वर्णन है, देखेंगे आप। इन्होंने जो थीसिस दी, इस थीसिस का नाम आप देखेंगे थोड़ा, दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन।
मतलब उन्होंने पीएचडी इकोनॉमिक्स की और उन्होंने पैसे की समस्या बताई, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान कैसे होगा। अब जब उन्होंने शोध पत्र निकालने शुरू किए, धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी और एक आगे जा कर के वो एक लॉयर, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, जितनी भी प्रमुख डिग्रियां होती हैं वो सभी, एक विधिवेत्ता के रूप में, एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक लेखक के रूप में, चाहे एक पत्रकार के रूप में हो, चाहे समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर और संपादक, वो सभी चीज़ों में उन्होंने अपना एक क्षेत्र बनाया, चाहे वो राजनीति का हो, अर्थशास्त्र का हो, इतिहास का हो, मानव शास्त्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, इन्होंने सभी क्षेत्रों में शिक्षा ली और सभी में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इन क्षेत्रों में उन्होंने महारत हासिल किया और जितना कि यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है उतना तो आप देख ही रहे होंगे और उनसे भी ज़्यादा कुछ उनके गुण रहे होंगे। राजनीति में भी देखिए, कुछ लोग होते हैं सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए या तो वो राजनीति में जाते हैं या फिर राजनीति के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करते हैं। तो उन्होंने अपनी जीवन में अब राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। आगे जाके वो राजनीति में जाते हैं, बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित भी होते हैं। नामित होने के बाद वो 1936 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बनते हैं। उसके बाद 1936 में अंबेडकर जी स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं, जो 1937 में भारत में केंद्रीय विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें 13 सीटें वो जीतते भी हैं। विधानसभा के विधायक के रूप में भी बॉम्बे से वो चुने जाते हैं और 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहते हैं। इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा से विपक्षी नेता के रूप में भी कार्य किया। मतलब उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1926 से होती है और 1942 तक आते आते वो एक राजनीति में काफ़ी प्रमुख रूप से भूमिका निभाने लगते हैं, जो कि विपक्ष के नेता के रूप में। उसके बाद 1946 का समय जब शुरू होता है तब हमारे देश में संविधान का निर्माण का कार्य शुरू होता है और उस समय संविधान सभा बन चुकी होती है। उसके बाद अंबेडकर साहब का भारतीय जो संविधान सभा है उसमें प्रवेश होता है, वो उसमें पहुंचते हैं। उसके लिए उनके लिए विभिन्न जो प्रेसिडेंसी थी उनके लिए सीटों का जो आवंटन था उसी में इनको एक सीट दी गई और भारत के संविधान सभा है उसके सदस्य बनते हैं। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना करने के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनती है, मसौदा समिति या प्रारूप समिति, उसका उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। अंबेडकर जी एक ऐसे बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे जिन्होंने लगभग 60 से अधिक देशों का अध्ययन किया, जो संविधान थे उनको संविधानों का अध्ययन किया और इसलिए उनको भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है। समाज के लिए भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो बैरिस्टर के रूप में। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो दलित लोगों के लिए, उन दलित लोगों में दलित आंदोलन को उन्होंने प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव जैसी जो समस्या है उसके विरुद्ध अभियान चलाया। सिरमुखों, किसानों और महिलाओं को एक साथ करने के लिए समर्थन किया, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एकजुट करने का आह्वान किया। स्वतंत्र भारत के वो प्रथम विधि मंत्री के रूप में भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। छुआछूत के प्रति भी उनका दृष्टिकोण था। वो कहते थे कि छुआछूत एक समाज की बहुत बड़ी बुराई है, इसके जातिगत भेदभाव समाज के विकास में बहुत बढ़िया रोड़ा बनता है। इसके लिए कई प्रकार से उनको इसका सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो भी छुआछूत वाली समाज से संबंधित थे और इसी के खिलाफ उन आवाज़ को बुलंद रखते थे कि छुआछूत नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ये छुआछूत और भेदभाव जैसी समस्याएं समाज के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के साथ उन्होंने पत्रकारिता में भी कार्य किया। उनकी जो पत्रिका थी मूक नायक का प्रकाशन, उस साप्ताहिक मूक नायक का प्रकाशन उन्होंने शुरुआत की 1920 में, और यह प्रकाशन शीघ्र पाठकों में फेमस भी हो गया क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो कुछ अलग ही थी और ये लोगों के साथ, जो दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनके साथ कार्य करना चाहते थे, उनके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे क्योंकि ये खुद इस समस्या से जूझ रहे थे। अंबेडकर जी का प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू नेताओं और जाति भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की अनुच्छा करने के लिए किया गया। मतलब इनका जो प्रयोग है, जो रूढ़िवादी हिंदू राजनेताएं हैं उनको समझाने के लिए, उनको समाज में संदेश देने के लिए, जातिगत भेदभाव से लड़ने के लिए इनका प्रयोग किया गया। अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, जो इनके बीच एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं, और इस पूना पैक्ट के तहत दलित और पिछड़े लोगों के आरक्षण की मांग पर इस पूना पैक्ट जैसे ऐतिहासिक समझौते पर महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी सहमत होते हैं और इसमें अलग अलग सीटों के लिए व्यवस्था भी की जाती है। उन्होंने कुछ संगठन भी स्थापित किए। पहला संगठन हम लोग देखेंगे बहिष्कृत भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में भी आप लोग नाम सुनते होंगे, रामदास अठावले इस पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। भारतीय बौद्ध महासभा, इसमें जो अंत में दिया गया भारतीय बौद्ध महासभा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश हम लोग डालेंगे। अंबेडकर जी पूर्व में एक हिंदू थे। जीवन के अंतिम समय में वो अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं अपने लाखों अनुयायियों के साथ, और इसी के साथ वो भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी करते हैं। जाति प्रथा पे भी उन्होंने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी। उस पर उनको विभिन्न क्षेत्रों में जो महारत था उनने उसका प्रयोग किया और लोगों को जाति प्रथा जैसी कुरीति से अवगत कराया। उन्होंने 1936 में अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, इस पर उन्होंने अपना एक शोध पत्र जारी किया और इस पुस्तक में अंबेडकर साहब हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति प्रथा पर जोर से आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जो जाति प्रथा है, जो रूढ़िवादी हिंदू विचारधाराएं हैं, हिंदू धार्मिक नेता हैं, इस समाज में समानता न ला कर के लोगों को बीच भेदभाव जैसी समस्याओं को पैदा करते हैं। इसी का इन्होंने आलोचना की। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय अंश 1916 में, भारत में जातियों और उनका मशीनीकरण 1916 में फिर दूसरी बुक निकाली। जनता एक साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया उन्होंने। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, 1945 में इस प्रकार की पुस्तक प्रकाशित करते हैं। उसके बाद शूद्र कौन और कैसे, 1948 में महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, 1957। हालांकि जो 1957 जो समय लिखा हुआ है, इससे पूर्व ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस संसार से हम लोगों के बीच से विदा हो जाते हैं, लेकिन पूर्व में जो उनकी पुस्तक लिखी गई होगी उसको 1957 में प्रकाशित किया गया होगा। मंत्रिमंडल में रहते हैं क्योंकि राजनीति में भी उन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया, और जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, उसके बाद प्रथम जो लोकसभा गठित हुई उसके प्रथम विधि मंत्री बनते हैं। प्रथम विधि मंत्री स्वतंत्र भारत के बनने के बाद 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल लाया जाता है और इस हिंदू कोड बिल
का जो ड्राफ्ट था उसको रोक लिया जाता है, वहाँ के सांसदों द्वारा विरोध किया जाता है। इससे प्रभावित होकर के अंबेडकर साहब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा में इसका कारण उनका ये था कि वो चाहते थे कि जो हिंदू कोड बिल है उसमें महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो उत्तराधिकार, विवाह और लैंगिक समानता की इसमें बात की गई थी, जिससे समाज में समानता आएगी। लेकिन इस ड्राफ्ट को फेल हो जाने की वजह से उन्होंने प्रभावित होकर के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, उसमें उनको बहुत महारत हासिल था। इसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर कार्य किया, कई पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जैसे लिखा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है और उसकी फाइनेंस, जो वित्तीय जो सिस्टम है वो कैसा है। इसके बाद अगली पुस्तक लिखी द इनहोलेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तीसरी पुस्तक लिखी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, मतलब पैसे की समस्या और इस समस्या का मूल और इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका हल क्या है। इन्होंने जो लिखा था इसको आरबीआई पे आधारित था। इन्होंने इस विचारधारा को आगे जाके आरबीआई ने इस विचारधारा को जो उन्होंने शोध जारी किया था, शोध पत्र, उसी पर थी। हिल्टन यंग को उन्होंने इस चीज़ के शोध पत्र जारी किया, बताया कि क्या समस्या है रुपए की, इसका क्या मूल है और इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। इन्होंने हिल्टन यंग को यही जो अपना विचार थे अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से उन्होंने इनको भेजा। इसके बाद हिल्टन यंग कमीशन की ही सिफारिश पर फिर 1934 में ये बनता है। 1934 में 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इन्हीं के शोध पत्र इसी पे आधारित था। बौद्ध धर्म से संगठित संगठन, इन्होंने, मैंने बताया पूर्व में आपको कि हिंदू धर्म छोड़कर के 1955 में इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया और इनकी मृत्यु के पश्चात 1957 में इसका प्रकाशित भी होगा। इनकी पुस्तक थी द बुद्ध एंड हिज धम्म। बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए, इन्होंने इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी। आगे हम लोग देखेंगे पाकिस्तान के संबंध में भी उनके कुछ विचार थे। अंबेडकर जी ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रेजुलेशन 1940 के बाद अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक लेख लिखा। इसमें अपने पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा पर विश्लेषण भी किया उन्होंने, और इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि अलग देश पाकिस्तान की मांग करना एक प्रकार से स्वार्थ से भरा हुआ है। ये इससे पाकिस्तान जो देश बनने की बात हो रही है, इससे पाकिस्तान का भारत से अलग होने में किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। इस पर उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की थी। जीवन के अंतिम समय में उनका स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब हो जाता है, बीमार रहते हैं। बीमार रहने के दौरान 1955 में ही वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बहुत ज़्यादा समय नहीं होते हैं, उसके बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है और अंतिम में ऐसी स्थिति बनती है कि वो लगभग अब मरणासन अवस्था में पहुंच चुके थे और वो समय भी आ जाता है 6 दिसंबर 1956 जब वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। दिल्ली में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था इसलिए उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन्होंने अपने जो शरीर को 6 दिसंबर 1956 को त्यागा। इसके बाद अंबेडकर जी के जो विचार थे उनसे प्रभावित होकर लोगों ने इनकी जो शरीर था इसी को मान करके लोगों ने
पार्थिव जो शरीर थे इसी को साक्षी मान करके 10 लाख से भी अधिक अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम का भी आयोजित किया। इनको भारत सरकार और विभिन्न प्रकार के और भी पुरस्कार मिले हुए हैं। बोधिसत्व, आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, उसमें बोधिसत्व बताया जाता है, तो बोधिसत्व पुरस्कार से इनको 1956 में सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सबसे उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया 1990 में। इसके बाद पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम, मतलब इनको कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम से भी सम्मानित किया गया 2004 में। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में, मतलब भारत के जो महान लोग थे उनमें से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने द ग्रेटेस्ट इंडियन नाम से पुरस्कार 2012 में दिया गया। ये था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हमारा आज का एक वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हमने उनके जीवन पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उनका योगदान, उनके विचारों को समझा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।